प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी आप लोगों को इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से पिछले एक साल का करंट अफेयर एवं वर्ल्ड और इंडिया की मैपिंग और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक बताता हूं। दरअसल मेरा खुद का अनुभव रहा है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, तो मुझे पता है कि आप लोगों को कैसे प्रीलिम्स पास करने हैं, कैसे मेंस पास करने हैं। तो मेरे अनुभव के साथ और मैं इसमें एक और चेंज जो कर रहा हूं पिछले कुछ क्लासों से कि एक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें मैं इंक्लूड करता हूं ताकि आप लोगों को यह बता सकूं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है और उसको एलिमिनेट कैसे किया जाता है अगर हमारे पास जानकारी कम हो तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में असमिया लोकनायक लचित बोरफुकन का 400वां जन्मदिन मना रहा है। लचित बोरफुकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहां पर आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि जो महत्वपूर्ण अगर कोई डेट ऑफ बर्थ है जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और भारत सरकार उसको ऑर्गेनाइज कर रही है तो उसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है और ये हमारे सांस्कृतिक नायक हैं, तो ऐसे नायकों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं। कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो सही को हम लोग घेर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि लचित बोरफुकन अहोम सेना के सेनापति थे। अब लचित बोरफुकन कौन थे? अहोम सेना अर्थात असम राज्य की जो सेना थी मध्यकाल में उसके सेनापति थे। लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक अर्थात इसका मतलब है कि सरकार इनके नाम पे एक स्वर्ण पदक देती है। वो कौन सा है? किसको दिया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट निकलते हैं उनको दिया जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा रुकना है आपको कि अगर लचित बोरफुकन के नाम पे अगर कोई पुरस्कार दिया जाता है, कोई पदक दिया जाता है, तो क्या वो पदक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के ही सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है या फिर किसी और को दिया जाता है? तो पहला डाउट यहां पर आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, और पहला डाउट राष्ट्रीय पुलिस अकादमी पे होना चाहिए। ठीक है, तीसरा देखिए, इन्हें ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर सराय घाट की लड़ाई। अब यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण इंसिडेंस हुआ था, महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, इस युद्ध के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो सराय घाट की लड़ाई के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लचित को राजा चक्रध्वज, अब ये नाम आपको पता है तो बहुत बढ़िया, राजा चक्रधर सिंह ने बोरफुकन के रूप में नियुक्त किया था। तो यहां पर जो ऐसे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले कुछ वर्षों से, उसमें हम लोग चूंकि क्वेश्चन तैयार करते समय काफी वेल रिसर्च करके आते हैं, तो हमने ये देखा है कि जो आर्ट एंड कल्चर के कोई स्पेसिफिक किसी पर्सन पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन तुलनात्मक रूप से बहुत ही कठिन बना करके यूपीएससी ने पूछा है। ऐसे में यूपीएससी डिमांड करती है कि आप अपने सांस्कृतिक नायकों को बहुत ही बेहतर तरीके से जान सके। तो आइए अब इनके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि सही उत्तर बताना है, तो सही को घेर लिया हमने। देखिए 1622 में इनका जन्म हुआ और 1671 में सराय घाट की लड़ाई में इन्हें अपने नेतृत्व के लिए जाना जाता था, जिसमें इन्होंने मुगल सेना द्वारा असम पर कब्जा करने के प्रयास को विफल कर दिया था। तो हमें पता होना चाहिए कि 1671 में कौन मुगल शासक था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये आप रिसर्च करके, खोज करके इसको जानेंगे। तो 1671 में औरंगजेब बेसिकली थे। तो औरंगजेब के टाइम में ये सराय घाट का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में औरंगजेब की सेना ने असम पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसमें यह बोरफुकन ने उनके प्रयास को क्या कर दिया? विफल कर दिया। फिर वह अपनी महान नौसैनिक रणनीति, नौसैनिक अर्थात नौसेना, समुद्री सेना की महान रणनीति के कारण भारत के नौसैनिक बल को मजबूत करने और अंतरदेशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के पीछे के प्रेरणा थे। अर्थात इनको, चूंकि इनकी नौसैनिक रणनीति बहुत कुशल थी,
तो भारत में जो अभी वर्तमान की सरकारें हैं, इन सरकारों की या जो हमारी मिलिट्री है, जो इंडियन नेवी है, उसके लिए ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि कैसे शत्रु को, किस तरीके से मजबूत शत्रु को प्लान करके एक छोटी सेना द्वारा पराजित किया जा सकता है। ठीक है। फिर लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, और यहां प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। देखा ना आपने, जैसे ही कोई एक हार्ड स्टेटमेंट दिखा, वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को प्रदान किया जाता है। तो भारत सरकार यह पदक किसको देती है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं कि ये आपको याद हो, ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं भी है तो जैसे ही ऐसा कोई स्टेटमेंट दिख गया जो कि निश्चित है, जो कि हार्ड रूप से कह रहा है कि नहीं इसी के स्वर्ण पदक इसी विभाग को दिया जाता है, तो वहां पर आपको उसको थोड़ा रुक करके संभावित गलत मानना है। फिर है कि जब चक्रध्वज सिंह बेसिकली होम राज्य के एक राजा थे और इन्होंने 1663 से 1669 के दौरान अहोम वंश के राजा के बाद इन्होंने ही लचित को रॉयल गार्ड्स के अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। अर्थात चक्रध्वज सिंह ने ही लचित बरफुकन को क्या किया था? अपनी सेना का प्रधान बनाया था। अंत में लचित को राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा बोरफुकन के रूप में नियुक्त किया गया। तो बोरफुकन क्या है? बोरफुकन एक पोस्ट था असम में, बेसिकली जो महान सेनापति होता था उसको बोरफुकन माना जाता था, या सेना का जो महान प्रधान होता था। तो राजा चक्रध्वज सिंह ने लचित को बोरफुकन की उपाधि दी, उनको उस पोस्ट पर बिठाया, और तब से लचित डेका, इनका मूल नाम था लचित डेका, और ये याद कर लेना है आपको कि इनका मूल नाम क्या था। तो लचित डेका, इनको फिर किस नाम से जाना जाने लगा? लचित बोरफुकन के नाम से जाना जाने लगा। तो यह प्रश्न यूपीएससी ने बहुत टफ बनाया है, और ऐसा प्रश्न यूपीएससी बहुत टफ बनाता है। हमने भी इसीलिए इस प्रश्न को टफ बनाया है, लेकिन हमने आपको स्कोप दिया है। यूपीएससी भी ऐसा स्कोप देता है, हालांकि वो 50-50 का होता है, लेकिन फिर भी स्कोप मिलता है। तो जैसे ही 2 आपने गलत काटा, यहां देखिए आपका आंसर निकल गया। अर्थात यूपीएससी कहता है कि आओ इस ऑप्शन को गलत करके आंसर लेकर के चले जाओ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने 11वीं कृषि जनगणना शुरू की है। अब कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहली बार कृषि जनगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा। अर्थात 11वीं कृषि जनगणना में जो कृषि से संबंधित जनगणना होगी, उसमें पहली बार टैबलेट का उपयोग करके और स्मार्टफोन का उपयोग करके डेटा कलेक्ट किया जाएगा। दूसरा, 1970-71 से भारत में हर 5 वर्ष, कब से? 1970-71 से भारत में प्रत्येक 5 साल में कृषि गणना की जाती है। तीसरा ऑप्शन है, कृषि जनगणना का आयोजन कृषि मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक द्वारा किया जाता है। अब यहां पर थोड़ा रुकना है कि कृषि मंत्रालय लग रहा है करता होगा, लेकिन क्या कृषि मंत्रालय के महापंजीयक करते हैं या कोई और करता है? ठीक है, हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्नों में यूपीएससी डिमांड करती है कि आप ऐसे मुद्दों को जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनको पूरे डेप्थ में जानकारी जरूर रखें। तो आइए इसको समझते हैं। कृषि जनगणना हर 5 साल में होती है। ठीक है, कोरोना काल में थोड़ी सी देरी हो गई थी, लेकिन फिर सरकार ने कोरोना के जस्ट बाद इसको शुरू करा दिया है, और इसीलिए इस बार, और इसको कौन कराता है? कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय कराता है, अर्थात महापंजीयक नहीं कराते हैं। तो महापंजीयक, जैसे ही आपने गलत काटा, अब 3 अगर गलत हो गया तो देखिए आपका क्या हो गया? आंसर निकल गया। लेकिन रुकिए, यह पहली बार है कि कृषि जनगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, ताकि डेटा समय पर उपलब्ध हो सके। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार कृषि जनगणना इंदिरा गांधी के टाइम में 1970-71 में शुरू की गई थी, और यह प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत में कृषि से संबंधित सभी जानकारियों को उपलब्ध करने, उनको जानने के लिए, एक जगह इकट्ठा करने के लिए, कृषि में क्या क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी के लिए ये 5 साल में कृषि जनगणना कराई जाती है। तो किसने शुरू किया था? इंदिरा गांधी के साथ शुरू हुआ था, 1970-71 में शुरू हुआ था, और प्रत्येक 5 साल में हुआ था।
अगर आप इस ऑप्शन को नहीं जानते हैं तो इसमें आप गलत करने की संभावना आपके साथ बनती है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऐसे प्रश्नों में आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गैर निष्पादित संपत्तियों अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्या कह रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के संदर्भ में हाल के वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के लिए योगदान दे? तो यह प्रश्न बहुत ही स्मार्ट है और यह प्रश्न बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ा हुआ है और यह कह रहा है कि हाल के वर्षों में जो बैंकों के एनपीए बढ़ रहे हैं उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से, कौन सा क्षेत्र गैर संपत्तियों के माध्यम से हाल के वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता में गिरावट के लिए योगदान दे रहा है? तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो कि वाणिज्यिक बैंकों का एनपीए बढ़ा रहा है? अब यहां पर देखिए ऑप्शन क्या है, पहला कृषि और संबद्ध क्षेत्र। आप लोगों को एक बात समझना चाहिए, जब तक आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र का एनपीए कितना है। ठीक है, तो दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र। कह रहा है कि सही उत्तर आइडेंटिफाई करें। अब एक बात बताइए, जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र, क्या यहां पर कोई समस्या है? ये तो बूम करता हुआ सेक्टर है, तो बूम करता हुआ सेक्टर है तो संभावना है कि यहां पर एनपीए बहुत कम होगा, अर्थात यहां पर जो कंपनियां काम कर रही हैं वो बैंक के लोन को लेकर के डूबने वाली कम होंगी। ठीक है, तो अगर हमने 4 को एडिट किया तो ये और ये दोनों गायब हो गए। अब है 1 2 या 2 और 3, तो 1 2 3 में से 2 तो डेफिनेटली सही है, अर्थात औद्योगिक क्षेत्र तो हमारे यहाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है वह अभी भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस वाली स्थिति में रहता है। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो कि बैंकों का पैसा लेकर के उसको दबाए रखते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र तो आसानी से हो जाएगा, ये तो सबको पता है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और कृषि और संबद्ध क्षेत्र, इन्हीं दोनों में से कोई एक लेना है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर से लगातार अपडेट रहते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है, लर्सन एंड ट्रैबो, L&T कंपनी। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में यह सड़क मार्ग का निर्माण कर रही थी और इसने बैंकों से लोन लिया था 5 साल के लिए, लेकिन सड़क निर्माण में 4-5 साल लगते हैं और उसके बाद उस पर गाड़ियों के चलने के बाद टोल की वसूली करना और फिर वो पैसा पर्याप्त होना ताकि बैंकों को वापस करना, इसमें टाइम लगता है। तो 5 साल तो सड़क निर्माण में ही लग गए और जबकि बैंकों का 5 साल का टाइम पूरा हो गया, तो बैंकों ने अब इसको क्या काउंट करना शुरू किया, एनपीए। लर्सन एंड ट्रैबो पर दबाव बनाया कि आप हमारा पैसा वापस लौटाइए, जबकि लर्सन एंड ट्रैबो पे कोई, उसके पास कोई पैसा थी नहीं, क्योंकि अभी तो टोल टैक्स वसूल हुई नहीं थी। तो ऐसे में लर्सन एंड ट्रैबो दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गई थी। ये बहुत फेमस न्यूज है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है यहां पर जो कंपनियां काम कर रही हैं वो भी बहुत ही समस्याग्रस्त रहती हैं, जबकि कृषि और संबद्ध क्षेत्र ये हल्ला करने के लिए बहुत ही आसान सेक्टर है। दरअसल एक बात समझ लीजिए कि कृषि और उससे जुड़े हुए जो अलाइड सेक्टर है वहां पर एनपीए बहुत ही कम है, लेकिन पॉलिटिशियन हुए या फिर बहुत बड़े बड़े जो नेता होते हैं जो कि जिनको कि किसानों से कोई लेना देना नहीं होता है, वो कहते हैं कि वाह, किसान को तो हमने पैसा दिया, किसान पैसा लेकर के भाग गया। तो भाई किसानों के पास जो पैसा लोन है, किसानों का जो एनपीए है वह पूरे बैंकिंग एनपीए का बहुत ही न्यूनतम है, अर्थात सूक्ष्म की स्थिति में है, तो ये तो कोई है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 अर्थात बी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये एक पॉइंट देख लीजिए कि यहां पर बताया गया कि भारत के बैंकों के बही खाते में अकेले 5 क्षेत्र ऐसे हैं जो टोटल एनपीए का लगभग 60% शामिल करते हैं। बताते हैं वो कौन कौन क्षेत्र हैं। इस्पात क्षेत्र बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है। बिजली सेक्टर, हम जानते हैं कि बिजली सेक्टर बहुत ही खराब परफॉर्म करता है और इसीलिए सरकार बिजली विभाग को बिजली से जुड़ी हुई कंपनियों को बहुत अधिक सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है ताकि वो फिर से अपने आप को रिवाइव कर सके। दूरसंचार कंपनियां भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कपड़ा सेक्टर, तो ये जो 5 सेक्टर हैं यह भारत में सबसे अधिक बहुत खराब क्षेत्र में और बैंकों के एनपीए के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र ये बने हुए हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 का एक क्वेश्चन है। यूपीएससी के इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य आपको पता है कि मैं बताना चाहता हूं कि यूपीएससी के ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो उसको सॉल्व कैसे करना है या फिर उसको स्किप कैसे करना है, या स्किप करना है तो नहीं करना है, या करना है जानना है।
तो ये प्रश्न है कि यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। अब यहां पर यह प्रश्न डिमांड कर रहा है कि आपकी इकोनॉमी की नॉलेज बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक अधिग्रहण अर्थात एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अर्थात विदेश से कर्ज लेने के संदर्भ में क्या है ये कि जो पूंजी का पलायन है, ये अगर कोई भारत की कंपनियां हैं जो कि विदेश से ऋण ले रही है तो उनके संदर्भ में एक समस्या बन सकती है, ब्याज लागत को बढ़ा सकती है। तीसरा है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। अब ये प्रश्न आपसे डिमांड कर रहा है कि आप इकोनॉमी की बहुत अच्छी नॉलेज जरूर रखें। अब देखिए समझिए इस बात को, यूएस फेडरल अगर अपने रिजर्व को या वो अपने अगर सख्त मुद्रा नीति अपनाता है, सख्त मुद्रा नीति से तात्पर्य क्या है कि ऐसी मुद्रा नीति जिसमें जो फेडरल बैंक्स होते हैं वो अपने ब्याज दर को क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, सख्त मुद्रा नीति अपनाते हैं। जब ब्याज दर को टाइट कर देंगे तो वहां से क्या होगा, ब्याज दर टाइट हो गया तो वहां की जो कंपनियां हैं वो अब वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगी या वहां पैसा नहीं लगाएंगी, बल्कि वहां पर पैसा लगाएंगी जहां पर जो ब्याज दर है वो टाइट नहीं है, लो है, अर्थात ब्याज दर अधिक है। तो यूएस फेडरल अगर सख्त मुद्रा नीति अपनाता है तो वहां से पूंजी पलायन की ओर जा सकती है। ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट टोटली आपके नॉलेज से एलिमिनेट होगी। ठीक है, नॉलेज से ही बनने वाला स्टेटमेंट है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक अधिग्रहण अर्थात पूंजी पलायन जो विदेश से हम पैसा कर्ज लेते हैं, ऐसी फर्म जो कि विदेश से कर्ज लेती है उनके ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। अब एक बात समझिएगा, अगर कोई कंपनी है जो विदेश से कर्ज ले रही है और ब्याज लागत अगर पूंजी पलायन हो रहा है, भारत से पैसा बाहर निकल रहा है और भारत की कोई कंपनी चाह रही है कि हमें विदेश से इन्वेस्टमेंट आवश्यक है, हमें चाहिए, तो ऐसे में क्या करना होगा, उसे जो विदेशी निवेशक हैं उनको ब्याज रेट क्या करना होगा, ब्याज लागत को बढ़ाना होगा, अर्थात उनको अधिकतम ब्याज देना पड़ेगा, तभी वो विदेश से पैसा भारत में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी टेंडेंसी क्या है, भारत से बाहर निकलने की है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, सही है। तीसरा है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। अब एक बात समझिए, घरेलू मुद्रा जैसे भारत की जो रुपया करेंसी है, इसको विदेश के किसी मुद्रा के डॉलर के सापेक्ष अगर कम कर दिया जाए तो कह रहा है कि इससे क्या होगा कि जो हम विदेश से कर्ज ले रहे हैं इससे संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। अरे भाई, कर्ज लेने से, विदेश से हम कर्ज ले रहे हैं तो उसका घरेलू मुद्रा के इवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन से क्या संबंध है? इसका घरेलू मुद्रा के डिवैल्यूएशन से देश के अंदर से जुड़ा हुआ होता है, उसका विदेश से कर्ज लेने से कोई जुड़ाव नहीं होता है। तो ये ऑप्शन, तो अर्थात इसका मतलब है कि ये तीनों ऑप्शन डिमांड कर रहे हैं कि आप हैवी इकोनॉमिक नॉलेज, साथ इकोनॉमी की बेस्ट नॉलेज के साथ इंट्रोड्यूस हो। तो इस तरीके से तीसरा अगर गलत है तो पहला और दूसरा सही है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो इकोनॉमी वाले प्रश्न अक्सर ऐसे ही रहते हैं, वहां पर आपकी डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता होती है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको प्रीलिम्स पास करने हैं तो इकोनॉमी, पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया, इन तीन को बहुत बेहतर तरीके से तैयार अवश्य करें। अच्छा, ये देखिए, ये वर्ल्ड मैपिंग का एक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि झीलों को उनके देशों के साथ मिलान करना है। अब इधर कुछ झीलें दी गई हैं, इसमें आप लोगों को दिख रहा है, पहला टंगानिका है, दूसरा विक्टोरिया है, तीसरा टिटिकाका, चौथा लैडोगा और पांचवा आयर। इन पांचों से मिलाना है कि कौन सी झील किस देश से सीमा बनाती है, किस देश के अंदर अवस्थित। तो टंगानिका, विक्टोरिया, टिटिकाका, लैडोगा और आयर। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप आज इन सभी झीलों के साथ साथ दुनिया की जो प्रमुख झीलें हैं उनकी अवस्थिति को जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, आइए इनको थोड़ा मैं आप लोगों को मैप के साथ दिखा देता हूं। यहां देखिए, लेक टंगानिका है, अर्थात ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, यहां पे लेक विक्टोरिया यहां पे आपको दिख जाएगा, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहां पर है। इधर देखिए लेक टिटिकाका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इधर देखिए लेक लडोगा, ये यूरोप में है। और एक और लेक है जो कि आयर, वो ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि यहां नहीं दिखाया गया है। आइए मैं आप लोगों को पूरा मैप दिखाता हूं। यहां देखिएगा, ये मैप साउथ अमेरिका का है, जिसमें कि इधर बोलिविया है और इधर क्या है, पेरू है। तो बोलिविया और पेरू के बीच में सीमा पर देखिए ये क्या है, लेक टिटिकाका। तो लेक टिटिकाका बेसिकली इंडीज पर्वत पर है और वो
पेरू और बोलिविया के मध्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा, इधर देखिए, यह है लेक विक्टोरिया। ये साउथ अफ्रीका के कुछ देश हैं जो कि लेक विक्टोरिया से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश हैं? इधर देखिए युगांडा, ये युगांडा यहां से इतना दूर तक लेक विक्टोरिया के साथ सीमा साझा करता है। इतना दूर तक सीमा साझा करता है केन्या। उसके बाद यहां से लेकर के पूरा नीचे का क्षेत्र जो सीमा साझा करता है वो देश है तंजानिया। तो लेक विक्टोरिया से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? केन्या, युगांडा और तंजानिया। अब इनके अलावा यूपीएससी कभी कभी आपको कोई अलग ऑप्शन दे सकता है, तो ये मैप आपको याद होना चाहिए। अगले मैप पे आइए, ये है लेक टंगानिका। ये लेक टंगानिका यहां से यहां तक है, ये भी अफ्रीका में है, रिफ्ट वैली के पास है। तो यहां पर ये किस किस देश के साथ सीमा साझा करता है? इधर देखिए तंजानिया, इधर देखिए ऊपर बुरुंडी, इधर देखिए डेनमार्क रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और नीचे है जाम्बिया। अर्थात बुरुंडी, डेनमार्क रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया और तंजानिया, ये चारों मिल करके लेक टंगानिका के साथ सीमा साझा करते हैं। इधर देखिए अगला मैप, यहां पर आपको दिख रहा होगा लेक लडोगा। ये मैप अगर आप लोग बढ़िया से देख रहे हैं तो यहां देखिए इधर रसिया है, इधर फिनलैंड है, लेकिन फिनलैंड की बाउंड्री यहीं पर समाप्त हो जाती है। अर्थात फिनलैंड की बाउंड्री से थोड़ा हट करके लेक लडोगा है जो पूरा का पूरा रूस में अवस्थित है, लेकिन रूस के पूर्वी भाग में अवस्थित है। ठीक है, आइए अगला लेक देखते हैं। ये देखिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया में लेक आयर, ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे का बेसिन है यहां पर लेक आयर है। आपके लिए एक टास्क है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वर्ल्ड मैपिंग में आज लेक को कंप्लीट किया। अगले सेशन में हम आप लोगों के साथ मिलेंगे और आपकी इस करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।